मैं बहुत ही मासूम और सीधी सादी लड़की थी। मैं पढ़ाई के वास्ते शहर आ गई और मन लगाकर पढ़ भी रही थी। लेकिन मुझे कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो गया। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे थे और हम दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन अचानक उसका ऐसा सच सामने आया कि मेरे होश उड़ गए। एक प्यार पहले के जमाने में लोग करते थे, जान दे देते थे, पर प्यार पर आंच भी नहीं आने देते थे। पर अब वो बात कहाँ। आज की मेरी कहानी वंदना और राहुल की प्रेम कहानी है, जो कि बीएचयू कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। रोहतक का रहने वाला राहुल वाराणसी में बीएचयू हॉस्टल में रहता था। देखने में काफी स्मार्ट था। मेरठ की रहने वाली वंदना वाराणसी में ही अपनी सहेली सालू के साथ एक किराए पर रूम लेकर बीएचयू कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। राहुल और वंदना दोनों एक ही क्लास में थे और अक्सर दोनों चुपके चुपके एक दूसरे को देखा करते थे। छोटी छोटी चीजों में एक दूसरे की मदद भी करते थे। राहुल और वंदना दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वंदना को जब भी कहीं बाहर जाना होता या कॉलेज का भी कोई काम भी होता तो राहुल को बोल देती थी और राहुल भी वंदना के लिए मानो 24 घंटे अवेलेबल रहता था। जिस दिन कॉलेज की छुट्टी रहती थी, दोनों बनारस घाट की सैर पर निकल जाते थे। वहां एक नाव लेते और सारा दिन बस मौज मस्ती करते। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें भी कहाँ पता चला। और भला प्यार कैसे ना हो। दोनों अपनी उम्र के नाजुक दौर से गुजर रहे थे, जिसमें ना तो अच्छा बुरा दिखता है और न ही जात पात भेदभाव दिखता है। उन दोनों के लिए दुनिया एक अलग ही नजर आ रही थी। चारों तरफ फूलों की महक और अपने प्यार की चहक दिख रही थी। उन्हें ना ही अपने परिवार वालों का डर था, न समाज का डर था। दोनों कभी किसी पार्क में मिलते तो कभी गंगा मैया के घाट पर मिलते थे। एक दिन वंदना और राहुल कॉफी शॉप में बैठे कॉफी का मजा ले रहे थे और साथ ही अपने प्यार का भी। राहुल: वंदना, क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? वंदना: क्यों? राहुल: हम दोनों इतने समय से एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे से बेइंतहा प्यार भी करते हैं, पर तुमने मुझे कभी भी अपने करीब नहीं आने दिया। मुंह बनाकर करीब तो छोड़ो, एक किस भी नहीं करने दिया। वंदना: ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, लेकिन हमारे बीच जो भी होगा वो शादी के बाद। मेरे लिए प्यार सिर्फ शब्द ही नहीं है, बल्कि पूजा है। राहुल के हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमते हुए वंदना बोली। राहुल मन ही मन चिढ़ गया और गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, अरे यार, ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। तुम किस जमाने में चली गई हो यार? साफ साफ कहो कि तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है। कहते हुए गुस्से में चला गया। वंदना वहीं बैठे बैठे उदास सी गहरी सोच में पड़ जाती है कि आखिर मैं कैसे राहुल को यकीन दिलाऊं कि वो मेरे बारे में गलत सोच रहा है। मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ उससे, पर कैसे समझाऊं अपना प्यार। वंदना बार बार फोन करती है राहुल को, पर राहुल उसका फोन बार बार काट देता है। अब वंदना काफी परेशान हो जाती है। कॉलेज में भी राहुल उसे इग्नोर करने लगा था। वंदना को कुछ नहीं समझ आता था कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्या हो गया है इसे। वंदना साफ दिल की लड़की थी और राहुल को नहीं समझ पा रही थी कि राहुल को उससे नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसके शरीर से प्यार है। उसे राहुल वंदना से कोई प्यार नहीं था, बस उसकी खूबसूरती से प्यार था, एक शारीरिक आकर्षण था बस। और वंदना का मासूम दिल नहीं समझ पा रहा था और वो पूरी तरह से राहुल के प्यार में पागल हो गई थी। वंदना राहुल के लिए कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि वंदना का प्यार सच्चा था। वंदना के बार बार फोन करने पर राहुल फोन उठा लेता है और बोला, हाँ बोलो, क्यों फोन कर रही हो बार बार? वंदना रोते हुए, यार तुम क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो? राहुल: क्यों, तुम्हें नहीं पता? वंदना: राहुल, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ और मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। राहुल अब समझ चुका था कि वंदना पूरी तरह से उसके प्यार में फंस गई है। अब वो जो चाहे वही करेगी। अब बारी थी राहुल के अगले दाव का। फिर उसने वंदना को एक एड्रेस पे बुलाया और वंदना भी खुशी खुशी वहां पहुंच गई। राहुल के दोस्त का रूम था, जहां पर वो वंदना को बुलाता है। वंदना आती है तो देखती है राहुल पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था और वंदना के आते ही वंदना से लिपट जाता है और बोलता है, यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे पर विश्वास नहीं करती हो, इसलिए मैं तुमसे नाराज था। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर दो मुझे।
वंदना, यार मैं भी तुम्हारे बिना कहाँ रह सकती हूँ, पर मेरे साथ कभी भी ऐसा मत करना। मुझसे तुम्हारी बेरुखी सहन नहीं होती है। और फिर दोनों एक दूसरे के आगोश में समाते चले गए और वंदना भी ना राहुल को रोक पाई और ना ही खुद को। अब क्या था, दोनों अक्सर ही मिलने लगे थे और बार बार जिस्मानी संबंध बनाने लगे थे दोनों, मानो उन्हें लत लग गई थी एक दूसरे की। काफी समय ऐसे ही बीत गया था और वंदना का टाइम भी मिस होने लगा और वो राहुल से बोली, राहुल लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, चलो ना हम दोनों शादी कर लें। राहुल, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम जरूर शादी करेंगे। वंदना, मगर कब, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम्हारा जी भर गया है मुझसे। राहुल, अरे नहीं पागल, मैं अपने बच्चे को अपनाऊंगा और बाबा विश्वनाथ मंदिर में हम दोनों शादी कर लेंगे। जब भी वंदना शादी की बात करती, राहुल हमेशा कोई ना कोई बहाना बना ही देता था। एक दिन वंदना कॉलेज गई तो राहुल का फ्रेंड वंदना को एक लिफाफा देता है। वंदना ने लिफाफा खोला तो देखा एक लेटर है उसमें, और लेटर को पढ़कर उसके होश उड़ गए। लेटर में लिखा था कि मैं अपने गांव रोहतक जा रहा हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। राहुल, वंदना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो रोने लगी। अब क्या होगा मेरा, मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊं, ये राहुल ने क्या कर दिया, मैं इस बच्चे का क्या करूं, मैं समाज को और अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी। तमाम बातें सोचकर अपना सर पकड़कर रोने लगती है। वंदना का दिल और दिमाग एकदम से सूने सा पड़ गया था और फिर पहुंच गई अपनी फ्रेंड सालू के पास और जाते ही सालू से लिपट पड़ती है। वंदना, सालू, राहुल ने मुझे धोखा दे दिया, हिचक हिचक कर सिसकियां लेते हुए बोली। सालू, चला गया? हैरान होकर, कहाँ चला गया? वंदना, अपने गांव वापस चला गया। रोने की वजह से उसकी बातें सालू नहीं समझ पा रही थी। सालू पहले तो तुरंत एक गिलास पानी देती है वंदना को और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, अब बता बात क्या है। वंदना, यार ये राहुल तो बड़ा कमीना निकला, मुझे शादी का झांसा देकर खुद 9-2-11 हो गया। अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। सालू, हाँ तो जाए उसकी बला से, माथे पर जोर देते हुए, तू इतना क्यों परेशान है, शांत हो जा और चिल मार यार। वंदना झिझकते हुए, पर पर मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसका क्या करूँ यार। रोते हुए, पापा मम्मी को समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी। वहीं धम्म से बैठ गई दीवार से सिर टिकाकर, सर पकड़कर रो पड़ी। सालू दोनों हाथों से वंदना की बाहों को पकड़कर झकझोरते हुए बोली, यार ये सब क्या किया तूने, अक्ल नाम की चीज नहीं है तुझ में, हद है यार। माथे पर पड़े पसीने को पोंछते हुए बोली, पर जब वंदना की तरफ ध्यान से देखती है तो उसे अपनी दोस्त की हालत पर दया आ जाती है और वंदना को सीने से लगा उसे शांत कराने लगती है। वंदना, यार मुझसे पाप हो गया, अब मैं क्या करूंगी। राहुल बोला कि हम बाबा विश्वनाथ मंदिर में शादी करेंगे, पर अब, कहते कहते दोनों हथेलियों से अपने मुंह को छुपा रोने लगी। सालू, चुप सी चुप, बिल्कुल चुप, पाप हो गया तो एक पाप और सही। अरे हाँ, ये बता कितना महीना हुआ है। वंदना, यही कोई 4-5 महीना हो गया है। सालू, चल इधर ही एक छोटा सा नर्सिंग होम है, वहीं पर चलते हैं, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल में हम नहीं जा सकते हैं। वंदना और सालू दोनों नर्सिंग होम पहुंच गईं और वहां की डॉक्टर को सारी बातें बता देती हैं और कहती हैं कि ये बच्चा नहीं चाहिए, अबॉर्शन करवाना है हमें। डॉक्टर, ठीक है, पहले टेस्ट करने के बाद ही हम बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। वंदना का सारा टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट देखकर डॉक्टर सालू को बताती हैं कि अबॉर्शन अब नहीं हो सकता है। सालू हैरानी से, क्यों? डॉक्टर, क्योंकि बच्चा करीब करीब 5 महीने का हो चुका है, अब सिवाय डिलीवरी के कुछ नहीं किया जा सकता। सालू को भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो वंदना को लेकर वापस आ गई। वंदना, अब क्या होगा, मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगी, लोग इसे नाजायज बुलाएंगे और कल को जब ये समझदार होगा तो मुझसे नफरत करेगा। नहीं नहीं, इससे अच्छा तो मैं गंगा मैया में कूदकर अपनी जान दे दूं। और साथ साथ इसका भी। रो रो कर बुरा हाल था वंदना का। सालू से वंदना की हालत सहन नहीं हो रही थी। सालू, यार अभी कल पेपर में पढ़ा था, एक बच्चा गंगा जी के किनारे पर मिला था और मल्लाह ने गोद ले लिया, हम भी वही करेंगे। अब तू सिर्फ पढ़ाई कर और घर से फोन आए तो अच्छे से बात करना, किसी को पता नहीं चलेगा। वंदना क्या कहे, बस मौन हो अपनी सहेली की बातें सुन रही थी।
धीरे धीरे समय के साथ साथ वंदना का पेट भी दिखने लगा था। दोनों ने दूसरी कॉलोनी में घर ले लिया ताकि यहाँ पर उन्हें जानने वाला कोई भी ना हो। वंदना के मन की स्थिति शब्दों में समझा पाना आसान नहीं है। उसके लिए तो एक एक दिन साल की तरह बीत रहा था। बस सारा दिन अपने रूम में पड़ी अंधेरे में बैठी रहती थी। ना उसे भूख लगती थी और ना ही प्यास। धीरे धीरे वो पल भी आ गया जब वंदना को प्रसव पीड़ा होने लगी थी। सालू ने ऑटो रिक्शा लेकर उसी नर्सिंग होम पहुंच गई जहां पर पहले वंदना को दिखाया था। वंदना की डिलीवरी भी हो गई और वंदना को बेटा पैदा होता है। कुछ समय तक तो वंदना बेहोश रहती है, पर जब होश आया तो अपने बगल में सोए हुए बच्चे को देखकर उसकी ममता छलक पड़ी और अपने बच्चे को सीने से लगाए चूमती है और आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ती है। बार बार एक ही बात कहती है कि हे मेरे लाल, अपनी बिन ब्याही माँ को माफ कर दो, मुझ जैसी अभागन को माफ कर दो। अपने बच्चे को इस कदर चूमती है कि मानो जन्मों की प्यासी अपनी प्यास बुझा रही हो। सालू, वंदना, इससे ज्यादा मोह मत करो, ये तुम्हारा नहीं है। और अब चलो, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। वंदना का तो मानो एक साथ पता नहीं कितने बाण उसके कलेजे को बींध रहे थे। दोनों सहेलियां अपना मुंह दुपट्टे से बांधकर बच्चे को गोद में लेकर पहुंच गईं बाबा विश्वनाथ जी के धाम में, और ढूंढते ढूंढते पहुंच गईं एक बुजुर्ग बाबा की दुकान पर जो कि माला फूल बेच रहे थे। सालू बोली, बाबा हमें माला फूल दे दीजिए, हम दर्शन करके आते हैं। माली, फूल बेचने वाला, अच्छा बेटा कहकर दो जगह माला फूल बनाकर दे देता है। दोनों सहेलियां अपना स्लीपर पर्स सब निकाल कर जाने लगती हैं तो फिर कहती हैं कि बाबा, थोड़ी देर के लिए आप हमारे बच्चे को संभाल लेते तो अच्छा रहता। लाइन में खड़े होना है, बच्चा परेशान हो जाएगा। बाबा, माली ने सोचा, ठीक है, कौन सा मुझे पहाड़ उठाना है, और वैसे भी बच्चा सोया हुआ है। मन ही मन सोचते हुए, हाँ हाँ बिटिया, यहीं सुला दो और दर्शन कराओ दोनों। ठीक है बाबा। जाते हुए वंदना हजार बार अपने बच्चे से माफी मांगी और सोची रही थी, पाप किया मैंने और भुगतेगा मेरा बच्चा, पर करे क्या तेरी माँ, मेरे लाल मुझे माफ कर दो। मन ही मन अपने बच्चे से कहती है कि सालू उसे खींचते हुए लेकर चली जाती है। धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई पर दोनों का कुछ पता ही नहीं चला। इतने में बूढ़े बाबा की पत्नी भी दुकान में आती है तो देखती है कि अरे बुढ़ऊ, ई तू के कर लड़का ले है बाटा। माली, अरे बूढ़ा, तो का हम का बताई दूं, गो लड़की आईनी, हम के पकड़ाई गईन, अब इतना देर होए गयल आई न। बूढ़े औरत की पत्नी, हद बाटे बुढ़ऊ, हम ना रहती तो तोहार का होत, सर पकड़कर बड़बड़ाते हुए बोली बूढ़ी औरत। माली की पत्नी की आवाज सुनकर वहां पर भीड़ जमा हो गई और सब बच्चे को देखने के लिए उत्साहित हो रहे थे। इतनी भीड़ को देखकर वहां पर जो पुलिस ड्यूटी कर रही थी वो भी अब पहुंची। उसमें से एक पुलिस वाला लड़का, मनोज दहिया नाम था, उसकी उम्र 27 साल की थी। हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा नौजवान बच्चे को उस बूढ़े आदमी से ले लिया। बूढ़ा आदमी, माली भी मन ही मन खुश हो गया कि हे भोले बाबा, भला इस बला से मेरा पीछा छूटा। मनोज पुलिस वाला धीरे से बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाकर देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। खुद से ही बातें करता है कि हे शिव जी, कौन ऐसी निर्दयी माँ थी जो इस गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल नन्ही सी जान को यूं छोड़ गई। कितना प्यारा और मासूम सा है ये बच्चा। प्यार भरी ममतामयी नजरों से निहारते हुए मनोज बच्चे को लेकर बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जाता है और बच्चे को आगे बढ़ाते हुए बोला कि हे कालों के काल महाकाल, आपकी महिमा आप ही जाने बाबा। भक्ति भाव भरे स्वर से, पर मैं आपके दरबार में आज एक कसम खाता हूँ कि मैं आज से इस बच्चे का पालन पोषण करूंगा और कभी भी शादी नहीं करूंगा। ये मेरा इस बच्चे से वादा है। मनोज की आंखें डबडबा आईं। मनोज के साथ और जो पुलिस वाले काम करते थे वो सब समझाने लगे, यार ये कैसा कसम खा लिया तूने, पागल है क्या, पूरी जिंदगी अकेले कैसे रहेगा। मनोज, अरे भाई, अब मैं अकेला कहाँ हूँ। बच्चे की तरफ इशारा करते हुए, ये है ना सुपर हीरो, चूमते हुए बोला दूसरे पुलिसकर्मी। पागल ना बन, दे दे किसी अनाथालय में, हो सकता है कि इसको बढ़िया परिवार मिले, माँ बाप दोनों का प्यार एक साथ मिले और पीछा छुड़ा इससे। बच्चे को आंखों से इशारे में दिखाते हुए मनोज, चुप करो यार, एक माँ
जिसने जन्म देकर इस फूल को फेंक कर चली गई, उस फूल को भोले बाबा ने मुझे दे दिया। मैं अब इसके साथ अन्याय नहीं कर सकता हूँ और न ही होने दूंगा। पुलिसकर्मी और तेरे घर वाले? मनोज को घूरते हुए, वो मान जाएंगे? मनोज, नहीं पता, नहीं माने तो भी मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला। और वहां से बच्चे को लेकर चला जाता है। घर पर इस बात की खबर मनोज के पहुंचने से पहले ही पहुंच गई थी। अब बस मनोज की पेशी होना बाकी था। घर वाले, मनोज के मम्मी पापा काफी गुस्से में अपने बेटे यानी मनोज को घूरे जा रहे थे। मनोज के आते ही बरस पड़े। अबे भीष्म पितामह की औलाद, तुझे ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है महान बनने का। गुस्से में लाल पीला हो बड़ी बड़ी आंखें करके मनोज पर बरस पड़े। मनोज, नहीं पापा, अब आपके भी कुछ कहने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। प्लीज। हाथ जोड़कर अपने पापा को देखने लगा। बच्चा भूख से रोए जा रहा था। मनोज की मम्मी उसे दूध पिलाती हैं और मनोज को समझाती हैं कि बेटा, तू बच्चे को रख, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो तूने कसम खा ली है उससे प्रॉब्लम है हमें। बच्चे पालना इतना आसान नहीं है जितना तुझे लगता है। शादी कर लेगा तो माँ भी मिल जाएगी और बच्चे की परवरिश भी अच्छे से होगी। बेटे को समझाते हुए माँ बोली, मनोज, बस मम्मी, अब मुझे इस बारे में कोई और बात नहीं करनी। झल्लाते हुए मनोज के पापा, बात तो करनी पड़ेगी और रोज होगी बात। ज्यादा नाटक करेगा ना तो खींचकर चाटा मारूंगा, ना होश ठिकाने लग जाएगा तेरा। इसी दिन के लिए तू पैदा हुआ था। दांत पीसते हुए पापा बोले। मनोज बच्चे को लेकर अपने रूम में सोने चला जाता है और सोचता है कि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो यही सब रोज होगा। और तो और, कहीं मेरे पापा किसी अनाथालय में ना दे दे इस बच्चे को। बच्चे को निहारते हुए बच्चा मनोज की गोद में सुकून से सो रहा था और अपने छोटे छोटे हाथों से मनोज की उंगली को पकड़े हुए था। मनोज की आंखें मानो उसे निहारने से थकती ही नहीं थीं और उसे लगा कि बच्चा ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे जन्म देने वाली माँ तो छोड़ गई, पर तुम ना छोड़ना। मनोज बच्चे को सीने से लगाए सो गया था, पर उसकी आंखों से नींद भी बहुत दूर चली गई थी। शायद मनोज का फैसला उसे भी नागवार था। मनोज सुबह सुबह जल्दी से उठा और बच्चे को लिया, अपने कपड़े समेटे, माँ पापा के उठने से पहले ही घर से निकल गया और सीधा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। मेरठ जाने वाली ट्रेन पकड़ लिया और निकल पड़ा अपने नए सफर पर। जिस तरह से एक माँ अपने जन्म देने के बाद बच्चे की देखभाल करती है, वैसे ही मनोज अपने बच्चे की देखभाल कर रहा था। मनोज मेरठ में ही शिफ्ट हो जाता है। ड्यूटी पर जाता तो भी बच्चे को अपने सीने से लगाए रहता था। मनोज की अब सारी दुनिया यही बच्चा था। मनोज प्यार से बच्चे को सोना बुलाता था। बच्चा सोना भी अब मनोज की आहट को पहचानने लगा था। धीरे धीरे वो मनोज की ममता की छांव में पल रहा था और बड़ा हो रहा था। दोनों एक दूसरे की जान थे। मनोज बेहद ही खूबसूरत और सुलझा हुआ था। कोई भी अगर पूछ लेता था कि इसकी माँ कौन है, तो तुरंत ही जवाब देता था कि क्यों, मैं माँ नहीं हूँ क्या? इसका बाप भी मैं और माँ भी मैं हूँ। मनोज के इस रूप को देखकर न जाने कितनी लड़कियों ने उससे अपने प्यार का इजहार किया होगा, पर मनोज को तो सिर्फ अपने सोना, अपने लाल के प्यार के आगे किसी का प्यार नहीं दिखता था। सोना, मनोज का बच्चा, अपने माँ रूपी पिता के साये में बड़ा हो रहा था। मनोज अपने हाथों से सोना को नहलाता धुलाता, खाना बनाकर खुद बड़े प्यार से गोदी में लेकर खिलाता। जो माँ करती है अपने बच्चे का वो सब मनोज करता था। सोना को एक चोट भी लगती थी तो दर्द का एहसास मनोज को होता था। सोना और मनोज का रिश्ता बड़ा ही अनोखा था। खून का रिश्ता न होते हुए भी दोनों एक दूसरे की जान थे। मनोज की सुबह होती तो सोना के नाम से, शाम होती तो सोना के नाम से। सोना को रोज सुबह माँ की तरह उठाना, उसको ब्रश कराना, नहलाना, स्कूल के लिए तैयार करना, उसकी बस यही जिंदगी थी। चोट अगर कभी लग जाती उसके सोना को तो दर्द से तड़प उठता था मनोज। मनोज के घर के सामने ही एक एसीपी का बहुत ही बड़ा बंगला था और कई गार्ड तैनात रहते थे, बाहर हाथ में बंदूक लिए। एसीपी कोई और नहीं, वंदना थी, लेकिन वो अब पहले वाली वंदना नहीं थी। सीधी सादी प्यार करने वाली वो अब पूरी तरह से बदल चुकी थी।
मर्दों से तो खास नफरत करती थी और किसी भी मर्द की गलती को कभी माफ नहीं करती थी। वंदना के पास अगर कोई मर्डर केस आता तो मर्डर करने वाले के लिए कोई दया भाव नहीं रहता था सिवाय मौत के। वंदना का जहाँ भी पोस्टिंग होता था उसका खौफ उस इलाके में इस कदर छाया रहता था कि कोई भी कोई जुर्म करने से पहले 1000 बार सोचे। वंदना का ये फंडा था कि कोर्ट भी खुद थी, सुनवाई भी खुद करती और सजा भी खुद देती थी। वंदना की चर्चा दूर दूर तक रहती थी। आलम ये था कि जिधर से भी गुजरती थी उधर से कुछ लोग उसको जल्लाद बुलाते थे, बोलते बड़ी घमंडी औरत है, न जाने खुद को क्या समझती है। मुंह बनाकर सब आपस में बातें करते रहते थे। अब ये छोटा सा बच्चा सोना रोज बाहर से ही उस बंगले को निहारता रहता था। एक दिन सोना मनोज से बोला, पापा वो घर किसका है? मनोज, किसी का भी हो बेटा, पर तुम कभी भी वहां मत जाना। सोना, क्यों? मनोज, क्योंकि उस बंगले की मालकिन बड़ी जल्लाद है। सोना, मतलब? आंखें सिकोड़ते हुए पूछा मनोज। मतलब कि सोचने लगा कि बच्चों को समझाना कितना मुश्किल होता है। मतलब बेटा खड़ूस आंटी हैं। सोना ने हाँ में सिर हिला दिया। पर वो कहते हैं ना, बच्चों की फितरत होती है कि जिस चीज के लिए मना करो उन्हें वही चीज चाहिए रहता है, या जिस काम के लिए मना करो वो वही काम करते हैं। सोना रोज चोरी चुपके उस बंगले के गार्डन में जाता था और कुछ फूल तोड़ लाता था। बंगले का माली हैरान रहता था कि ये फूल तोड़ता कौन है। रोज सोचता था आज इस चोर को पकड़ कर रहूंगा। और फिर क्या था, एक दिन सोना दोपहर को स्कूल से आते ही भागकर बंगले के पास गया और चुपके चुपके दबे पांव गार्डन में पहुंच गया। और जैसे ही हाथ बढ़ाया फूल तोड़ने के लिए कि गार्ड ने आकर उसे पकड़ लिया और 2 थप्पड़ जड़ दिया। सोना के फूल से कोमल गाल पर गार्ड की उंगलियों के निशान छप गए। गार्ड चिल्लाते हुए, माली ये लो, चोर को मैंने आज पकड़ ही लिया। माली, अरे वाह, ये तो हमको एकदम से पगलवा दिया था। साहब अच्छा हुआ जो आज पकड़ा गया। गार्ड, हरामखोर परेशान करके रखा था, झल्लाते हुए बोला। सोना उंगली दिखाकर, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, घूर कर गुस्से में, और हाँ मुझे गाली मत देना। चुटकी बजाकर सोना ने गार्ड को धमकी भरे स्वर में बोला। गार्ड, अब तो उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया था और सोना के बाल को पकड़कर तड़ाक से वहीं पत्थर पर पटक दिया और इतनी जोर से पटका कि सोना के मुंह से चीख निकल गई। पापा पापा कहकर सोना रोने लगा। फिर गार्ड ने उसका मुंह दबा दिया। सोना का ढेर सारा खून फर्श पर बहने लगा। ये देखकर गार्ड डर गया और सोना के मुंह से अपना हाथ हटा लिया, पर तब तक सोना बेहोश हो चुका था। गार्ड को लगा कि सोना मर चुका है और वो सोना को उठाकर उसके घर के बाहर दरवाजे पर लेटाकर वापस आ गया। सोना की ये हालत देख मनोज को जानने वाले ने उसे फोन किया और सोना को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मनोज भागा भागा किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचा और डॉक्टर से हाथ जोड़कर विनती करके बोला, मनोज सर प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहस देते हुए, परेशान न हो, बच्चे को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, खून ज्यादा बहने की वजह से बेहोश हो गया था। मनोज हैरान होकर, क्या खून? डॉक्टर, हाँ क्या तुम्हें नहीं पता? मनोज, नहीं डॉक्टर, पर कैसे? डॉक्टर, किसी पत्थर से चोट लगी है आपके बेटे को, पूरे 12 टांके लगाने पड़े हैं, और इतना ही नहीं, किसी ने मानो जान से मारने की कोशिश की है, मुंह दबाकर, हाथों के निशान पड़े हुए हैं। मनोज, पता नहीं पर कौन? ऐसा कौन करेगा? मेरा तो किसी से कुछ दुश्मनी भी नहीं है, फिर किसने किया? गुस्से में दांत पीसते हुए, बस एक बार मुझे पता चल जाए फिर तो मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा, जिसने भी मेरे बेटे के साथ ऐसा किया है। इधर गार्ड 2-3 दिन की छुट्टी ले लेता है और माली से बराबर पूछता है कि क्या हुआ, बच्चे का कुछ पता चला? माली, नहीं भाई, लगता है बच्चा जिंदा है, तभी तो कोई नहीं आया पूछताछ के लिए। 2-3 दिन में सोना की हालत सुधरने लगी थी। मनोज तो बस इंतजार कर रहा था कि कब पता चले कि उसके बेटे को किसने मारा है। बदले की आग उसके सीने में जल रही थी। सोना के होश में आते ही मनोज ने पूछा कि ए बेटा, तेरा ये हाल किसने किया? गुस्से में भरकर पूछा। अपने पापा का ये रूप इतना गुस्सा देखकर पहले तो सोना डर गया और सोचने लगा कि क्या मुझे बताना चाहिए। मनोज, बताओ बेटा, ये किसने किया था? सोना,
पर पापा, आप कुछ करोगे तो नहीं ना? मनोज लंबी सांस लेते हुए, नहीं बेटा, कुछ नहीं करूँगा, बस समझाऊंगा कि मेरे सोना को मारे नहीं। गालों को चूमते हुए सोना ने सब हाल कह सुनाया, उसके साथ जो भी हुआ था। फिर तो मनोज की आंखों में खून उतर आया। पहले तो मनोज ने अपने बेटे को हॉस्पिटल से घर वापस आ गया और दवा खिलाकर सुला दिया। फिर क्या था, आओ देखा ना ताओ, अपनी बंदूक उठाकर सीधे बंगले पर पहुंच गया। बंगले पर पहुंचते ही जोर से गरजते हुए गार्ड को आवाज लगाई। गुस्से से गार्ड भी वापस लौट आया था और अपनी ड्यूटी पर था। उसे देखते हुए मनोज ने अपना आपा खो दिया और गार्ड को मारने के लिए दौड़ा। न जाने कितने थप्पड़, लात और घूंसे मारे होंगे गार्ड को मनोज ने। जितने भी वहां पर गार्ड थे सारे एकजुट हो मनोज के ऊपर टूट पड़े। पर मनोज एक उस गार्ड का गला सोना को मारने वाला इस कदर से पकड़ा हुआ था कि कोई भी छुड़ा नहीं पाया। गुस्से में मनोज पागल सा हो गया था और बार बार कहे जा रहा था कि जिस बेटे को मैंने कभी फूल की पंखुड़ी से नहीं मारा, तूने उसको मारा। जिस बेटे के सर को सहलाते सहलाते मेरे हाथ नहीं रुकते हैं, तूने उसका खून बहाया है। अपने होठों को गुस्से से भींचकर बोला। मनोज के ऊपर खून सवार था। कब हाथापाई में गोली चली किसी को पता नहीं चला और गार्ड वहीं ढेर हो गया। गोली की आवाज सुनकर अंदर से एसीपी वंदना भागकर बाहर आती है तो गार्ड मरा हुआ देखकर हैरान हो जाती है और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था और घूरते हुए मनोज को देख रही थी। वंदना अपने गार्ड से पूछती है, कौन है ये आदमी? मनोज की तरफ इशारा करते हुए, और यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? गार्ड को किसने मारा? बुलंद आवाज में एक साथ कई सवाल पूछ पड़ी। दूसरी तरफ गोली की आवाज से सोना भी उठ जाता है और दौड़कर वो भी मनोज के पास आ जाता है। मनोज को इस हालत में देखकर सोना तड़प उठा और सिसक सिसक कर रो पड़ा। दूसरे गार्ड ने वंदना को सारा हाल कह सुनाया, जो कुछ भी हुआ था। वंदना को तो मर्दों से नफरत पहले से ही था, अब तो बस मनोज को सजा देने का बहाना मिल गया था। वंदना ने मनोज को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया कि दूसरी तरफ से आवाज आई कि नहीं नहीं, मेरे पापा को छोड़ दीजिए, खड़ूस आंटी प्लीज। हाथ जोड़कर सोना वंदना से बोला। वंदना ही मुंह बनाकर गौर से सोना की तरफ देखते हुए बोली, ऐ लड़के, क्या बोला? खड़ूस आंटी? किसने कहा? बच्चे मन के सच्चे होते ही हैं। सोना, पापा ने कहा था कि वो आंटी खड़ूस हैं, वहां कभी नहीं जाना, पर मैं अपने पापा की बात नहीं माना। रो रो कर वंदना को सोना ने जवाब दिया। मनोज को घूरकर वंदना ने एक पुलिस वाले को इशारा करते हुए चेयर मंगवाती है और वहीं एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाकर बैठ गई और बोली कि इसे इतना मारो, इतना मारो, यहीं तड़प तड़प कर मर जाए। इतना सुनते ही सारे गार्ड्स मनोज पर टूट पड़े और डंडे से पिटाई करने लगे और वंदना को मनोज को पिटता देखकर सुकून मिल रहा था और वो बैठी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अपने पापा को इस हाल में देखकर सोना का दिल छलनी हो रहा था और कभी किसी गार्ड को दांत काटता तो कभी किसी को, पर इतने लोगों के सामने उसकी एक न चलती, उल्टा दूर गिर जाता था। बच्चे सोना की ये हालत देखकर माली को दया आ गई और वो बोला हिचकिचाते हुए, मैडम जी, आप इसे सस्पेंड कर दीजिए और छोड़ दीजिए, क्योंकि अपने बेटे का इकलौता सहारा बस यही है और कोई नहीं है। वंदना, क्यों, इसकी माँ मर गई है? सख्त आवाज में बोली माली। पता नहीं मैडम जी, ये बेचारा तो इसका बाप भी नहीं है। वंदना हैरानी से, मतलब? माली, अरे मैडम जी, यहाँ पर इस इलाके में ऐसा कोई नहीं है जो कि इस बाप बेटे की जोड़ी को ना जानता हो। वंदना उत्सुकता से माली को देखती है। माली, मैडम, ये बच्चा पता नहीं किसका पाप था जो कि इसने इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया और अपना घर बार, माँ बाप सबको छोड़ दिया सिर्फ इस अनाथ बच्चे को अच्छी परवरिश देने के लिए। इतना सुनते ही वंदना ने आवाज लगाई, रुको, और सब पुलिसकर्मी रुक गए। पर मनोज लहूलुहान हो गया था, मानो उसकी बॉडी में ताकत ही नहीं बची थी खड़े रहने की, और वो लड़खड़ाकर वहीं पर बैठ गया। अपने पापा की ये दशा देखकर सोना भी अपने बाप के कलेजे से लिपट गया। अब तो वंदना के मन में जानने की इच्छा हुई कि आखिर ये है कौन, कोई कैसे किसी और के बच्चे को पाल सकता है, कोई इतना प्यार किसी पराये बच्चे से कैसे कर सकता है। वंदना की आंखों में
एक मुद्दत के बाद पहली बार आंसू आए थे और अतीत को याद कर वंदना की आंखें छलक पड़ीं। उसने बड़े गौर से बच्चे सोना को देखा और सोचने लगी कि मेरा भी बेटा इतना बड़ा हो गया होगा। वंदना मनोज से, ये तुम्हारा बेटा नहीं है तो? रुककर गहरी सांस लेते हुए बोली, फिर किसका बेटा है? मनोज, मैडम, सिर्फ बच्चा पैदा करने से कोई माँ बाप नहीं होता। ऐसा होता ना तो कान्हा नंद यशोदा का नहीं बल्कि देवकी वासुदेव के लाल के रूप में जाने जाते। मनोज सोना के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले चूमते हुए, और ये तो साक्षात बाबा भोलेनाथ ने मुझे दिया है। ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, मेरे लिए तो खुद मेरे शिव ने दिया है। मनोज की बातें सुनकर वंदना का हृदय कांप उठा और बड़ी उत्सुकता से पूछा कि मतलब ये बच्चा? बोलते बोलते रुक जाती है। तब तक मनोज बोल पड़ा, सोना के हाथों को अपने हाथों में ले उसके बाल सहलाते हुए। मनोज, कहा जाता है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर जाती है, पर न जाने कैसी जल्लाद माँ रही होगी जो इतने सुकुमार को छोड़कर भाग गई। कहा जाता है कि माँ अपने बच्चे के लिए वेश्या तक बन जाती है, पर वो डायन कैसी रही होगी जो दूध मुहा बच्चे को एक दुकान अंधी गलियों में छोड़ गई। वंदना समझ चुकी थी कि सोना किसी और का नहीं बल्कि उसी का बच्चा है। वंदना मनोज से, और अगर उसकी कोई मजबूरी रही होगी तो? मनोज गरज पड़ा, मजबूरी? कैसी मजबूरी? ऐसी कैसी मजबूरी कि अपना बच्चा पैदा करके फेंक दे? न जाने भगवान ऐसे लोगों को बच्चा देते ही क्यों हैं। मनोज के मुखमंडल पर एक अजीब सा तेज, अंगारों भरा तेज उफान मार रहा था, मानो वह उस अंगारे में सबको जलाकर खाक कर देगा। मनोज का ऐसा विकराल रूप देखकर वंदना भीतर तक खौफ से कांप उठी। उसके पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। मनोज, मुझे तो तभी से औरत जाति से नफरत हो गई है। मैडम जी, बस यही, गुस्से में गरजते हुए कहा, बस यही एक कारण है जिसकी वजह से मैंने शादी न करने का दृढ़ संकल्प लिया था। वंदना को जब ये पता चला कि सोना उसका अपना बेटा है तो दिमाग में हजार तरह के उपाय सोचने लगी थी कि बच्चे को कैसे ले मनोज से, क्योंकि मनोज आसानी से देने वाला नहीं था। वंदना के भीतर की औरत जाग गई थी जो कि न जाने कितने सालों से मर चुकी थी। उसके अंदर की करुणा ममता हिलोरे मारने लगी थी अपने बच्चे को छूने के लिए, उसे चूमने के लिए, उसे अपनी छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने के लिए, पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताने के लिए कि मैं हूँ इस बच्चे की माँ। मैं ही हूँ वो पापिन जो अपने बच्चे को जन्म तो दिया पर उसे अपना दूध भी ना पिला पाई। घुटने पर बैठकर वंदना उस बच्चे सोना को अपने पास बुलाती है। सोना मासूम सा बच्चा आता है वंदना के पास। वंदना ने खींचकर उसे अपने कलेजे से लगा लिया और रोने लगी। न जाने कितने बरस से उसके आंसू सूखे पड़े थे, आज वो भी समुंदर की लहरों की भांति बह चली थी। जितना रोती थी उतना ही सोना को चूमती थी और कहती थी कि मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मैं ही हूँ तेरी वो अभागन माँ, मैं ही हूँ वो पापिन, मुझे माफ कर दे। ये सब मनोज देखकर दंग रह गया और बड़ी तीव्रता से सोना का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। मनोज, ओ नौटंकी की खान, अपनी नौटंकी की दुकान जा कहीं और खोल, ये सब मेरे साथ नहीं। हाँ, आंखों में ज्वालामुखी भरे हुए बोला, और एक मिनट, अभी क्या कहा तुमने? मानो जानबूझकर अनसुना करने की एक्टिंग कर रहा हो। वंदना नरमी से, बड़ी ही संवेदनशीलता से, वही जो तुमने सुना है, मैं ही हूँ इसकी वो भगोड़ी माँ, मैं ही हूँ वो पापन औरत जिसकी एक पाप के कारण तुमने पूरी औरत जाति से नफरत करने लगे। हाँ, वो ही हूँ। वंदना मनोज के आगे हाथ जोड़कर बोली, प्लीज प्लीज मनोज, मेरा बेटा मुझे दे दो। अभी वंदना की बात पूरी नहीं हुई थी कि मनोज बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोला, मनोज उंगली दिखाकर, चुप, बिल्कुल चुप, सोचना भी मत मैडम, सोचने की गलती भी मत करना कि मैं अपना बेटा तुम्हें दूंगा। छी, धिक्कारते हुए, शर्म नहीं आती अपना बच्चा कहते हुए? उस दिन तुम्हारी ममता कहाँ गई थी मैडम, जब अंधी गलियों में किसी और के भरोसे अपना बच्चा छोड़ आई थी? बड़ी आई माँ बनने, अपना थोबड़ा जाके देखा आईने में। तू माँ तो क्या, औरत भी कहलाने लायक नहीं है, और अपने बेटे को लेकर आगे बढ़ने लगा। वंदना,
मनोज को रोकते हुए बोली। मनोज, उस समय मैं मजबूर थी, मेरे पास कुछ नहीं था, और अगर मेरे पापा को पता चल गया होता तो वो मुझे और मेरे बच्चे दोनों को मार देते। मैं बस अपने बेटे को जिंदा रखने के लिए मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया था। पर आज पर आज मैं मजबूर नहीं हूँ। मेरे पास इतना बड़ा बंगला है, गाड़ी है, ढेर सारे नौकर चाकर हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। प्लीज मुझे मेरा बेटा दे दो। मनोज, अपने पैसे से औलाद को भी खरीद लो मैडम जी, पर मैं अपने जिगर को नहीं दूंगा। मेरी जान है ये। तुम नहीं जानती हो कि मैंने इसे अपना दूध नहीं पिलाया है, क्योंकि ये मातृत्व सुख दुग्ध पान का सिर्फ ऊपर वाले ने औरत को दिया है, पर मैंने इसे अपना खून पिलाया है, आंसू पिलाया है, खुद रात रात भर जागा है अपने सोना को एक सुकून की नींद के लिए। अब तो मेरे मरने के बाद ही तुम इसे ले सकती हो मैडम जी। मनोज के मुंह से मानो अंगारे निकल रहे थे। वंदना, मनोज सोच लो, तुमने एक पुलिस वाले को मारा है और इसका अंजाम बुरा होगा, लेकिन अगर तुम मुझे सोना को दे दो तो मैं तुम्हें सस्पेंड नहीं करूंगी। मनोज व्यंग भरी मुस्कान से बोला। क्यों, न्याय की देवी आ गई ना अपने औकात पर और चल दिया। तब तक वंदना ने ललकारा, अरेस्ट हिम, और एक ऑर्डर पर वहां पर मौजूद अन्य पुलिस कर्मियों ने तुरंत अरेस्ट कर लिया मनोज को। वंदना को इतने में भी चैन नहीं पड़ा और मनोज का सस्पेंड लेटर भी साइन कर उसके मुंह पर मार देती है और अपने बेटे को गोद में उठाकर चली गई। सोना भी पापा पापा चिल्लाता रहा और मनोज सोना सोना, पर उन दोनों की करुण पुकार सुनने वाला कोई न था। मनोज को जेल में बंद कर दिया गया और इधर वंदना सोना को अपने घर में ले जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, लेकिन पूरी तरह से असफल रही वंदना। वंदना सोना को मार्केट में ले जाती है। वहां भी सोना उदास सा बैठा रहता है। लाख जतन के बाद भी सोना के आंसू नहीं रुक रहे थे और सोना को बुखार चढ़ जाता है। वंदना ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने भी कहा कि कोई बात बच्चे को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। अगले दिन वंदना ने कहा, सोना, तुम्हें क्या चाहिए बेटा, तुम जो बोलोगे वही होगा। सोना, खड़ूस आंटी, प्लीज प्लीज मेरे पापा को जेल में मत बंद करो, मैं यहीं आपके पास ही रहूंगा, पर मेरे पापा को जेल से बाहर निकाल दो। खड़ूस आंटी रो रो कर, हटक हटक कर सोना बोला। वंदना अपने बेटे को मनोज के प्रति प्यार देख रो पड़ी और बोली, प्रॉमिस, मैं आपके पापा को ले आऊंगी, पर मेरी एक शर्त है बेटा। रोते हुए बोली सोना। क्या? वंदना, एक बार मुझे मम्मा बुलाओ बेटा, प्लीज, सिर्फ एक बार मुझे माँ बोल दो, मैं तुम्हारे कदमों में सारे जहां को डाल दूंगी, पर सिर्फ एक बार मुझे माँ बोल दो। अपने बच्चे को चूमते हुए बोली सोना, पहले मेरे पापा को आप ले आओ तो बोलूं। सोना की जिद के आगे वंदना हार गई और पहुंच गई मनोज को जेल से निकलवाने। वंदना ने ऑर्डर दिया कि मनोज को बाहर निकाल दो और केस को रफा दफा करवा देती है। मनोज वापस घर आया तो उसे वो घर अपने बेटे के बगैर काटने को दौड़ रहा था। सोना की उम्र महज 10 साल की थी और उसने जब से होश संभाला था तब से सिर्फ मनोज को ही अपने इर्द गिर्द पाया था। सोना की पूरी दुनिया सिर्फ मनोज में ही समाया था और मनोज के बिना तो उसकी ऐसी हालत थी मानो जल बिन मछली की होती है। सोना भी अपने पापा से मिलने के लिए तड़प रहा था। लाख जतन के बाद भी सोना हजार कोशिशें करता अपने बाप से मिलने के लिए तड़प रहा था। वंदना अपनी पूरी ममता लुटा रही थी सोना पर। सोना को अपनी गोद में सुलाना, लोरी गाकर सुनाना, सोना के बालों में उंगली फेरना, मानो कितने जन्म की प्यासी, ममता की प्यासी वंदना आंचल में भर भर के अपना प्यार लुटा रही थी सोना पर। सोना को भी वंदना का यूं प्यार देना बहुत अच्छा लग रहा था, पर फिर भी उसे अपने पापा ही चाहिए थे। एक दिन सोना अपने घर की दीवार पर चढ़ गया और कूदने की कोशिश करने लगा, पर दीवार की ऊंचाई काफी थी। सोना ठहरा बच्चा, उसे तो बस हर हाल में मनोज के पास पहुंचना था। सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि मनोज भी सोना से मिलने के लिए तड़प रहा था और वो वंदना के घर के बाहर गार्डन में छुपकर बैठा था कि उसे सोना की चीख सुनाई दी और मनोज भी सोना को पुकारता हुआ आवाज के पीछे भागा। देखता है
कि सोना दीवार से नीचे कूद गया है, पर उसे बड़ी गहरी चोट लगी है और सोना मारे दर्द के कराह रहा था। मनोज अपने बेटे को गोद में उठाकर सोना के माथे पर सहलाता हुआ पूछ रहा था कि क्या हुआ मेरे बच्चे, बोल क्या हुआ, देख पापा आ गए। पर सोना को गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। मनोज की आवाज सुनकर अंदर से सोना को पुकारते हुए वंदना भी भागकर बाहर आती है, तो सोना की ये हालत देखकर छटपटा उठी। मनोज की गोद से छीनकर अपनी गोद में लेकर चूमने लगी अपने बेटे को। तुरंत ही दोनों एक साथ सोना को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और सोना का इलाज शुरू हो जाता है। बाहर वंदना और मनोज बेचैनी भरे कदमों से इधर उधर बस टहल रहे होते हैं। वंदना का रो रो कर बुरा हाल था और वो खुद को ही कोस रही थी कि भगवान मेरे पाप की सजा मेरे बेटे को मत दो, मेरी उम्र लग जाए मेरे बच्चे को। अपने दोनों हाथों को बांधे वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी। मनोज ने एक बार वंदना को बड़े गौर से देखा। आज उसे वंदना की हालत पर तरस आ रहा था और उससे रहा ना गया और वंदना के पास आकर मनोज ने अपना हाथ वंदना के कंधे पर रखा और बोला, परेशान ना हो, उसे कुछ नहीं होगा, कोई साधारण थोड़ी है सोना, वो तो साक्षात बाबा विश्वनाथ जी का दिया हुआ अनमोल नगीना है, देखना उसे कुछ नहीं होगा। वंदना जो अभी तक अपने भीतर एक सैलाव लिए बैठी थी, मनोज के हाथ लगाते ही टूट गई और मनोज से लिपटकर रोने लगी। मुझे माफ कर दो मनोज, आज सोना की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी वजह से मेरे बेटे की ये हालत हुई है, मुझे माफ कर दो। मनोज समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर धीरे धीरे मनोज भी अपनी बाहों में वंदना को संभालते हुए चुप कराने लगा। मनोज को आज वंदना का ये अलग ही रूप दिखा था और उसे वंदना पर दया आ रही थी और शायद प्यार भी। मनोज, नहीं वंदना, चुप हो जाओ और अब अपने आप को दोष मत दो, जो होना था वो तो हो गया ना, उसमें हमारा बस नहीं है, पर जो बस में है हम वो तो कर ही सकते हैं, बस ऊपर वाले से प्रार्थना। अभी दोनों एक दूसरे का दर्द बांट रहे थे कि डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि अब आपका बेटा ठीक है और आप मिल सकते हैं, बस थोड़ी देर बाद दवा का असर खत्म होते ही होश में आ जाएगा। ये सुनते ही दोनों खुशी के मारे उछल पड़ते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोनों अंदर हॉस्पिटल रूम में अपने बेटे के सिरहाने बैठे उसे सहला रहे होते हैं। चुप्पी तोड़ते हुए वंदना बोली, मनोज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ साथ सोना की भी गुनहगार हूँ, न ही मैं तुम दोनों को अलग करती और न ही ये सब कुछ होता। मनोज दया और सहानुभूति भरी नजरों से अपलक वंदना को देख रहा होता है और मन ही मन सोचता है कि वंदना इतनी बुरी भी नहीं है। मैंने इसके बारे में गलत सोचा था। कम उम्र में प्यार में धोखा खाई वंदना के हाथों ये पाप हो गया और उसकी सजा भी भुगत चुकी है। अब मैं जानबूझकर इसे और सजा नहीं दूंगा। बस एक बार सोना ठीक हो जाए तो मैं इन दोनों की जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। वंदना, मनोज, मनोज कहाँ खो गए? मनोज, कहीं नहीं, बस यूं ही। वंदना, मनोज जानते हो, जब मुझे एक लड़के से धोखा मिला ना, तो मैं पूरी मर्द जात से नफरत करने लगी और कभी शादी ना करने की कसम खा ली। पर जब से मैं तुमसे मिली ना, तो फिर से मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या किसी मर्द का ये भी एक रूप हो सकता है जो कि किसी दूसरे के बच्चे को इतना ज्यादा प्यार कर सकता है। वंदना, सच में तुम इंसान के रूप में कोई फरिश्ता हो। मनोज चुपचाप से बड़े ध्यान से वंदना की बातें सुनता है और बोला, मनोज जानती हो, जब मुझे ये बच्चा पहली बार मिला ना, तो मुझे भी पूरी नारी जाति से नफरत हो गई थी और मैंने भी कसम खा लिया था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। पर इसमें सिर्फ तुम्हारी ही गलती नहीं थी, उस लड़के की भी गलती थी जिसने सिर्फ जिस्म से प्यार किया था और तुम्हें उस अवस्था में छोड़कर भाग गया। हमारे समाज की भी गलती थी जिसने तुमसे ये सब करवाया। हमारा समाज कभी भी बिन ब्याही माँ को स्वीकार नहीं करता। न जाने कैसे कैसे तानों से गुजरना पड़ता है। शायद स्थिति इतनी बुरी हो जाती कि तुम्हें अपने बच्चे के साथ मरना पड़ता। वंदना मनोज के मुख से ये सब बातें सुनकर मनोज को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो मनोज, कोई साधारण पुरुष नहीं हो। मनोज और वंदना बातें कर रहे होते हैं कि सोना को भी होश आ जाता है और वो अपने पास दोनों को एक साथ देखकर बड़ा ही खुश होता है। सोना, पापा ये खड़ूस आंटी अब आपसे गुस्सा नहीं है? मनोज ठहाके लगाकर हंसने लगा।
मनोज, बेटा ये आंटी नहीं, तुम्हारी मम्मी हैं, और प्रॉमिस करो कि आज के बाद मम्मी ही बोलोगे। सोना, ठीक है पापा, मम्मी बोलूँगा। वंदना भीगी पलकों से सोना को निहार रही थी। हॉस्पिटल से सोना को दोनों लेकर आ तो गए, पर अब रहे किसके साथ, अब ये तय होना बाकी था। मनोज मन ही मन विचार करता है कि सोना तो पिछले 10 सालों से मेरे पास ही रहा, पर एक माँ तो 10 सालों से तड़पी है। सोना को वंदना के घर भेज दूंगा। वंदना भी मन ही मन सोचने लगी कि आज सोना की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। मुझे कोई हक नहीं है सोना को अपने पास रखने का। मनोज को ध्यान से देखते हुए, मुझे कोई हक नहीं है एक बाप को अपने बेटे से अलग करने का। मैं सोना को मनोज के पास ही छोड़ दूंगी। दोनों ही अपने अपने तरीके से एक दूसरे के बारे में सोचते हुए चले जा रहे थे। आखिरकार रास्ता खत्म हुआ और मंजिल पर गाड़ी आकर रुक गई। वंदना बाहर निकलती है और गाड़ी से और मनोज से बोली, मनोज, सोना को तुम अपने साथ ले जाओ। बड़ी ही शालीनता से बोली। मनोज भी गाड़ी से उतरकर, अरे नहीं, सोना को तुम अपने साथ ले जाओ, और तुम्हारा घर है ही कितनी दूर, मेरा जब भी मन करेगा मैं आ जाऊंगा मिलने। वंदना, नहीं नहीं मनोज, मुझे और पापी ना बनाओ, मैं तुमसे तुम्हारा बेटा नहीं छीन सकती हूँ। मनोज, क्या बात करती हो वंदना, मैं भी एक माँ जिसने न जाने कितनी बार अपनी ममता को मारा होगा, न जाने प्रायश्चित की आग में कितनी बार खुद को जलाया होगा, जो कि अब जाकर अपने बेटे से मिली है। क्या मैं उससे उसके बच्चे को अलग कर दूं? वंदना, अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, तुम भी यहीं आज रुक जाओ। और अब कोई बहस नहीं, ऑर्डर देने के अंदाज में बोली। और हाँ, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। हंसते हुए बोली। मनोज भी हाँ कर दिया और सोना को लेकर दोनों वंदना के घर जाते हैं। मनोज पहली बार वंदना के घर गया था। चारों तरफ नजरें घुमाकर देखता है तो वंदना का घर किसी जन्नत से कम नहीं था। ऐसी कोई भी एक चीज नहीं थी जो कि वंदना के पास नहीं थी। मनोज ने देखा, सोना का भी एक अलग कमरा था जिसमें हजारों खिलौने रखे थे, न जाने कितने कपड़े रखे हुए थे। मनोज ने जब ध्यान से देखा तो कपड़े छोटे से लेकर बड़ी साइज के थे। मनोज ने जब वंदना से पूछा कि सारे कपड़े अलग अलग साइज के क्यों हैं? वंदना, क्योंकि हर साल मैं अपने बेटे के बर्थडे पर कपड़े खरीद कर ले आती थी और अपने बेटे को याद कर लिया करती थी। मनोज सोचता है कि सोना की जिंदगी में अब उसका कोई काम नहीं, जो सुख सुविधा मैं नहीं दे सकता वो उसे यहाँ मिल सकता है, और ऊपर से सोना को उसकी माँ भी मिल जाएगी। मनोज सोना को उसके बेड पर लेटा देता है और उसके सिरहाने बैठ गया और सोना के सर को सहलाने लगा और बोला, सोना, तुम्हें तुम्हारी मम्मी कैसी लगती हैं? सोना, अच्छी लगती हैं पापा, और वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। पहले तो अच्छी नहीं लगती थी, पर धीरे धीरे मुझे उनके साथ भी अच्छा लगने लगा। वो भी बिल्कुल आप ही की तरह प्यार करती हैं। मनोज, बेटा तुम रहोगे अपनी मम्मी के साथ? सोना, मतलब? मनोज, मतलब ये कि अब तुम अपनी मम्मी के साथ ही रहना। जितना प्यार मुझसे करते थे वही प्यार अपनी मम्मी से करना। सोना को समझते देर नहीं लगी कि मनोज क्या कहना चाहते हैं। सोना, नहीं पापा, क्या आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं तो सोचना भी मत, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ पापा। और सोना फूट फूट कर रो पड़ा। मनोज, अरे नहीं मेरा बच्चा, चुप हो जा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। वंदना भी फ्रेश होकर सोना के पास आ जाती है और बेड पर सोना का सर अपनी गोद में लेकर बैठ गई और सोना के सर पर प्यार से अपने हाथ से सहलाने लगी। सोना, पापा, मुझे अब ना अपने पापा के बिना रहना है और ना ही मम्मी के बिना रहना है। मेरे सारे फ्रेंड के मम्मी पापा हैं, मुझे भी दोनों ही चाहिए। मनोज, हाँ हाँ मेरा बच्चा, अभी तुम सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। सोना ने एक हाथ से मनोज की उंगलियों को पकड़ रखा था और दूजे से वंदना के। सोना को काफी कमजोरी थी, सो वह सो गया। मनोज ने वंदना की तरफ देखा और बोला, वंदना, एक बात बोलूं? वंदना, हाँ हाँ क्यों नहीं। मनोज, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वंदना, हाँ। उसका मुंह खुला ही रह गया। मनोज, हाँ मुझसे शादी करोगी? क्या हम सोना के मम्मी पापा नहीं बन सकते हैं? बाकी तुम्हारी मर्जी। वंदना, मानो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, और मन ही मन वो शायद खुश भी थी। मनोज, अगर हम दोनों शादी कर लेंगे तो एक साथ सोना को माँ और बाप
दोनों का प्यार मिल सकता है जिसका सोना हकदार है। और मुझे सोना की आदत हो गई है यार, अब मैं उसके बिन जी नहीं पाऊंगा। और तुम चाहो तो। और मैं नहीं चाहता कि मैं सोना को अब माँ होते हुए भी बिन माँ के रहना पड़े। वंदना, मनोज मेरी खुशनसीबी होगी जो मैं तुमसे शादी करूंगी। एक मर्द का एक ऐसा भी रूप होता है, ये मैंने तुमसे मिलने के बाद ही जाना। एक वो राहुल था जिसकी वजह से प्यार से मेरा भरोसा उठ के गया था, नफरत हो गई थी। और एक तुम्हें देखकर एक बार फिर से प्यार पर भरोसा करने का मन करता है। एक बार फिर से प्यार करने का मन करता है। मनोज, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ और अब अकेली चलते चलते थक गई हूँ। मुझे भी अपना परिवार चाहिए। इस घर की दीवारें खंडर की तरह मुझे डराती रहती थीं। अब मैं इनमें प्यार का रंग भरना चाहती हूँ। दोनों ने एक साथ मिलकर नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया और अगले ही दिन सादे तरीके से कोर्ट मैरिज कर लिया। अब सोना के सर पर माँ और बाप दोनों का हाथ हो गया। दोनों का प्यार एक साथ मिलने लगा। मनोज और वंदना ने आपसी सूझबूझ से ये रास्ता निकाला और जो कि सही भी था। सोना को अब उसकी एक हैप्पी फैमिली मिल गई थी। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।